नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वही लगातार जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये जो क्लास है ये क्लास 5 है, ठीक है ना। क्लास 5 है ये, ठीक है ना। और अभी तक हमारा क्या चल रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो थोड़ी बड़ी होने वाली, एक बात। दूसरा, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं 3 महीने में आपका जो है ये कोर्स पूरा करवा दूं, ठीक है ना। और 3 महीने में कोर्स करवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं भी जल्दबाजी करूंगा, कोई भी बिंदु छोड़ूंगा या किसी का सारांश करवाने की कोशिश करूंगा। नहीं, सारांश बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। पूरी तरह से व्याख्यात्मक और डीप से डीप जो है मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे लगा कि इस तरह से, जिस तरह से क्लास चल रही है, रोजाना 1 घंटे की क्लास से तो 3 महीने में पाठ्यक्रम होने वाला है नहीं। कल मैंने बैठकर अच्छे से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम देखा और फिर उनको कि किस तरह से आदिकाल को कितने दिनों में किया जा सकता है, भक्ति काल को कितने दिनों में किया जा सकता है, उसके बाद काव्य शास्त्र में कितने दिन लगेंगे, व्याकरण में कितने दिन लगेंगे, रचनाओं में कितने दिन लगेंगे, इन सभी का खाका तैयार किया गया। तो मुझे लगा कि टाइम काफ़ी लगेगा इस हिसाब से, तो ठीक है ना। तो अब अगर बड़ी क्लास आए तो आप लोग, ठीक है ना, देख लेना, ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ी क्लास है। तो ये बड़ी क्लास भी हो सकती है या छोटी छोटी जो है भी। एक बड़ी क्लास देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, बहुत बार ऐसा होता है कि बोरियत महसूस होने लग जाती है या कोई और भी समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं छोटी क्लासें भी बना सकता हूँ, लेकिन रोज़ कोशिश करूँगा कि 1 से ज़्यादा क्लास आए। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ही 1 से ज़्यादा क्लास जो है वो आए, तो ठीक है। और विश्वास रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो कोर्स है वो पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी, पूरा, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना। और आप इतना सा करें कि बाय द वे कहीं 1-2% कहीं लेट शेट हो भी जाए तो आप जो मैं करवा रहा हूँ वो साथ का साथ याद करते रहें, रिवाइज करते रहें उसको जरूर। संडे का मैं पहले बता चुका हूँ कि संडे का जो दिन है वो आप रिवाइज के लिए रखें किसी भी स्थिति में। जितने भी वीडियो बने हुए हैं उनके रिवाइज करें और जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवाइज अवश्य करें। चलते हैं बाकी की हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लास शुरू से हम शुरू कर रखा है हमने, तो यहाँ तक पहुँचे हम। आज है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास व आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष है इसका 1996 ईस्वी और लेखक है डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने 2 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। एक था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसी तरह से एक और है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। एक है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, वो अज्ञ का है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास जो है वो अज्ञ का है, और ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का है। ये 2 इतिहास है, ये है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और ये है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का इतिहास है। और यहीं से जो है पहले ही, जैसे मैं पहले बता चुका हूं वैसे भी आपको, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूं वो मैं आपको बताता हूं और साथ साथ के बारे में, इन्हीं के बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है ना। आप हो सकता है सोचे कि सर किताबें लेके खड़े हो जाते हैं। किताबें ने एक्चुअल में क्या है कि मैं मतलब मुझे भी याद हो जाता है कि हाँ यहाँ से है, ठीक है ना। ये किताबें तो मैं इसलिए दिखाने के लिए, क्योंकि किताबें जब देखते हैं ना तो इनके नाम याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। इनके नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी नाम है वो सारे याद करने पड़ेंगे कि गारसा दत्तासी ने कौन सा लिखा था, शिव सेंगर ने कौन सा लिखा था, महेश दत्त शुक्ल ने कौन सा लिखा था, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कौन सा लिखा था, और श्याम सुंदर दास ने कौन सा लिखा था, गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सा लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा लिखा था, हरि प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा लिखा था, ठीक है ना। ये सारे के सारे इतिहास जो है हमें याद करने पड़ेंगे। तो कुछ एक इतिहास जो हमारे पास पड़े हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपका क्या है कि याद हो जाए आसानी से। अब देखो, ये कुछ भी शुरू नहीं हुआ, सबसे पहली ही लाइन जो है इसकी वो ये है। क्या कह रहे हैं बच्चन सिंह कि आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। सन 72-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों को अक्षरशः मिलान पड़ा। उसमें मैंने लिखा, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास, मतलब कहने से तात्पर्य कि जब बच्चन सिंह जी ये कह रहे हैं कि न तो उनके इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर नया इतिहास लिखा जा सकता है, तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हम चयन इतनी आसानी से करवा लेंगे। ठीक है ना। तो आचार्य शुक्ल इतनी आसानी से चयन नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये कमी मैं खलने नहीं दूंगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कर लिया है। ठीक है। शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्तित संस्करण सन 1940 में छपा। ये सारी बातें जो है मैंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी है। और कुछ आगे चलकर एक बार फिर से वो कहते हैं कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता, उन लोगों को अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। ऐसी बातें वो लिखते हैं। आज हम जो है उनके बारे में जो पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किस प्रकार से लिखा था, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है, इसमें आधुनिक कालखंड को दिखाया गया है और वो जो था वो मध्यकाल वगैरह के बारे में, प्रारंभिक काल और मध्यकाल के बारे में उसमें बताया गया है। अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि आदिकाल नाम जो है वो भ्रामक है। अब बच्चन सिंह जी आगे भैया प्रगतिवादी मार्क्सवादी लोग जो होते हैं वो सीधा सीधा ही वार करते हैं, घबराते नहीं है। पहली खासियत उनकी यही होती है कि घबराते नहीं है, डरते नहीं है। ठीक है ना। आदिकाल नाम भ्रामक है, इसमें बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। भाषा की दृष्टि से 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी का समय जो है वो महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति है, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो है। पहले के प्रयोक्ता मैथिली, विद्यापति और दूसरी है अवधी, इसके है मुल्ला दाऊद और खड़ी बोली इसके है अमीर खुसरो। ठीक है ना। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना थी? चंदायन थी। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक प्रतीत होगा। अब आदिकाल को आपके सामने लिखा हुआ है, फिर आप कहोगे कि सर उसने तो ये लिखा था, उसने तो वो लिखा था, इसने ये लिखा था। मैंने जितने भी काल लिए हैं वो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से ही उठाए हैं, कहीं और से नहीं उठाया। किसने क्या लिखा उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को यह है कि उस बंदे ने जिसका हम पढ़ रहे हैं उसने क्या लिखा है, इसी से मतलब है। ठीक है। अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। किस काल को कहा था? आदिकाल को। जब हम आदिकाल के नाम पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे, याद रख लेना। आगे बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं? बच्चन सिंह जी, हम सबके प्रिय बच्चन सिंह जी, भक्ति काल है। ठीक है ना। मध्यकाल नहीं। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का प्रचायक है। अब जिन्होंने मध्यकाल कहा है उनको भी बच्चन सिंह जी ने आड़े हाथों लिया है। वो क्या कह रहे हैं कि मध्यकाल जो है जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। मध्यकाल जो है वो जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। भक्ति काल है, उसको मध्यकाल क्यों कहा जा रहा है? ऋतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। ऋतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि जिन लोगों को, ये ठीक है बोल दिया, जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। बच्चन सिंह ने ऋतिकाल को 2 भागों में बांटा है,
बद्ध रीति काव्य और मुक्त रीति काव्य। किस किस में? बद्ध रीति काव्य और मुक्त रीति काव्य, दो भागों में बांटा है इन्होंने, ठीक है ना। बच्चन सिंह ने भारतेंदु व द्विवेदी काल को नव जागरण युग, भारतेंदु व द्विवेदी काल को क्या कहा है? नव जागरण युग का है। वैसे तो इसके बारे में आगे चलकर हम पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी यहां बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा सा हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। छायावाद को इन्होंने क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद कहा है। पूछा जाता है स्वच्छंदतावाद किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा, याद रख लेना। और नवजागरण युग, पुनर्जागरण काल किसने कहा था? भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने की थी? डॉक्टर नगेंद्र ने। और इन्होंने क्या कहा है? द्विवेदी, भारतेंदु और द्विवेदी काल को नवजागरण युग कहा है, ठीक है ना। प्रगति प्रयोग को, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को इन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद कहा है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को इन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद नाम दिया है। तो कह सकते हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार उत्तर छायावाद, उत्तर स्वच्छंदतावाद, बच्चन सिंह के अनुसार उत्तर स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत कौन कौन सी काव्य धाराएं आती हैं? तो प्रगतिवाद आता है और प्रयोगवाद आता है। या प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को बच्चन सिंह ने किस नाम से संबोधित किया है? तो उत्तर स्वच्छंदतावाद नाम से संबोधित किया है। अगर हम कहें कि बच्चन सिंह ने छायावाद को किस नाम से संबोधित किया है, तो स्वच्छंदतावाद नाम से संबोधित किया है। अगर हम कहें कि बच्चन सिंह ने भारतेंदु काल और द्विवेदी काल को किस नाम से संबोधित किया है, तो हम कहेंगे कि नवजागरण काल नाम से संबोधित किया है। किस काल से? नवजागरण काल नाम से संबोधित किया है। और अगर हम कहें, ठीक है ना, कि बच्चन सिंह ने जो मध्यकाल है, ठीक है ना, पूर्व मध्यकाल जो है उसको क्या नाम दिया है, तो पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है? भक्ति काल नाम ही दिया है। वो कहते हैं भक्ति काल है, इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कहा जाए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में? बच्चन सिंह जी के बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को, किसको? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंत्र्य के लिए, सांस्कृतिक नैरंत्र्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। किंतु सांस्कृतिक नैरंत्र्य के लिए, ठीक है ना। और शुक्ल ने क्यों किया था अपभ्रंश का? उन्होंने किया था किसके लिए? कर्मिक विकास के लिए, भाषा के कर्मिक विकास को जानने के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य। सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि स्वयंभू को माना है। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे बता दूं। बौद्ध सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे और नाथ सिद्ध जो थे वो ईश्वरवादी थे। सिद्ध काव्य, इसमें दोनों को दोनों बताया गया, बौद्ध सिद्ध और नाथ सिद्ध, ठीक है ना। बौद्ध सिद्ध जो थे वो सिद्ध थे और नाथ सिद्ध जो थे वो नाथ थे। मतलब सिद्धों के अंतर्गत ही इन्होंने नाथों को लिया है, ठीक है ना। सिद्ध साहित्य, जैसे हम बात करें आदिकाल के साहित्य की, तो हम बांटते हैं कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और उसके बाद आ जाता है लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। लगभग 6 भागों में हम इसको बांट लेते हैं, ठीक है। बौद्ध सिद्ध जो निरीश्वरवादी थे, जो सिद्ध थे वास्तव में वो निरीश्वरवादी थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। और नाथ जो थे वो ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। और नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना है इन्होंने, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार देश भाषा में लिखी पहली पुस्तक, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही है। समझ में आ रहा है ना बात? कि बच्चन सिंह के अनुसार
देश भाषा, इसी देश भाषा की बात किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी की थी। इसी देश भाषा की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी की थी, ठीक है ना। तो देश भाषा में लिखी पहली रचना जो है वो विद्यापति की पदावली है। क्या नाम है? विद्यापति की पदावली है। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति माने जाने चाहिए। मतलब पहली रचना विद्यापति की पदावली और पहले कवि विद्यापति। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती है और योग धारा, काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। यह किसने कहा है? सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती है और योग धारा, काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं है। यह किसने लिखा था? यह शुक्ल ने लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि शुक्ल जी ने ऐसा लिखा है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। वो क्या कहते हैं शुक्ल? सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती है और योग धारा, काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया है कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है? साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती है, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना। संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना, योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता और उन आलोचकों और शोधकर्ताओं का भगवान ही मालिक है जो उनमें रस, अलंकार आदि खोजकर हठ योगी की सार्थक भूमिका निभाते हैं। उनके विवेचन की सार्थकता इतनी है कि इनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्त कवियों पर पड़ रहा है, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पर। इनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव जो है भक्त कवियों पर पड़ा है, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पर। अब जो बच्चन सिंह है वो न केवल शुक्ल जी का कहने से तात्पर्य कि वो शुक्ल जी का विरोध करते हैं बहुत सी विचारधाराओं में, बल्कि शुक्ल जी का समर्थन भी करते हैं। किस बात पर उन्होंने समर्थन किया है? उन्होंने समर्थन किया है कि बच्चन सिंह ने जो नाथ है और जो सिद्ध है उनकी रचनाओं को, ठीक है ना, योग धारा से जोड़ा है कि वो योग से संबंधित रचनाएं थी तो वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आती है। अब बच्चन सिंह जी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने क्या बिगाड़ा है? जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने क्या बिगाड़ा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि साहित्य की अपनी कुछ शर्तें होती है, उसकी कुछ भावनाएं होती हैं, ठीक है ना, उसकी कुछ कल्पनाएं होती है, उसकी कुछ संवेदना होती है, उसकी कुछ आंतरिक संरचनाएं होती है। तो योग और उनको जो योग है वो अपने आप में अलग है, ठीक है ना, और भक्ति जो है अलग है। लेकिन उसका सिर्फ इतना ही महत्व है कि उनका जो दृष्टिकोण था उसका प्रभाव जो था वो किस पर पड़ा था? निर्गुण साहित्य पर पड़ा था। अब इनका जो संकेत है वो अधिकतर किसकी तरफ जा रहा है? बच्चन सिंह का यहाँ संकेत जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ जा रहा है। ये यहाँ किसको लपेट रहे हैं? ये यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही ऐसा कहा था, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही ऐसा कहा था कि यदि हम आदिकाल के सिद्ध और नाथ साहित्य या आदिकाल के भक्ति साहित्य को साहित्य की श्रेणी में नहीं लेंगे तो हमें, ठीक है ना, आदिकाल के भक्ति साहित्य को हम साहित्य की श्रेणी में नहीं लेंगे तो हमें भक्ति काल के संपूर्ण साहित्य से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अगर हम आदिकाल के सिद्ध साहित्य या भक्ति साहित्य को अगर साहित्य की श्रेणी में नहीं मानेंगे तो हमें भक्ति काल के संपूर्ण साहित्य से, जिसे स्वर्ण कार्य कहा गया है, उससे हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा था कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, जो भक्ति साहित्य, जैन साहित्य है, उसको साहित्य की श्रेणी में हमें लेना चाहिए, क्योंकि जब भक्ति काल के अंदर पूरे साहित्य को ले रहे हैं तो फिर इस साहित्य को क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास। तो अब हम जो है हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास लिखे गए हैं वो कब लिखे गए और किसने लिखे, उनके नाम पढ़ेंगे। अक्सर क्या है कि संगत असंगत में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो हमें इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो एक सरसरी निगाह हम उन पर मार लेते हैं। 1568 ईस्वी में
1568 ईस्वी में 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी थी? गोकुलनाथ। ठीक है ना। 1568 ईस्वी में 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने और 252 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ ने लिखी थी। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप जानते भी हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता में वो गोकुलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ और विठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ जी। ठीक है ना। इन्होंने वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को लेकर, किसके शिष्यों को लेकर? वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों को लेकर 84 वैष्णव की वार्ता की रचना की थी और विठलनाथ जी के शिष्यों को लेकर, ठीक है ना, विठलनाथ जी के शिष्यों को लेकर किसकी स्थापना की, किसकी रचना की थी? 252 वैष्णव की वार्ता की इन्होंने रचना की थी गोकुलनाथ ने। ठीक है ना। और वल्लभाचार्य जी जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, वल्लभाचार्य जी जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और जो कृष्ण काव्य में सबसे महत्वपूर्ण है, अष्टछाप के कवि, अष्टशखा के नाम से जाने जाते हैं, तो वो इन्हीं वल्लभाचार्य जी के और इन्हीं विठलनाथ जी के शिष्य थे। 4 शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य जो थे वो विठलनाथ जी के शिष्य थे। और अष्टछाप की स्थापना जो है वो किसने की थी? वो विठलनाथ जी ने की थी। उन्होंने 4 शिष्य अपने लिए थे और 4 शिष्य अपने पिता के लिए थे। ठीक है ना। इस तरह से 1585 ईस्वी में 3 नंबर पर 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना हुई थी। ठीक है ना, जिसके रचनाकार नाबादास थे। 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना हुई थी जिसके रचनाकार नाबादास थे, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाबादास भक्तमाल में क्या है, 200 भक्तों का वर्णन जो है 316 छप्पियों में है और इसमें भक्तों की महिमा सूचक जो बातें लिखी गई है, भक्तों की महिमा सूचक बातें लिखी गई है और इनका उद्देश्य संतों के प्रति जनता में मतलब सत्कार की भावना को पैदा करना था। उसके बाद 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संपादन जो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। यही आदि ग्रंथ जो है बाद में गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना गया था। 1630 ईस्वी में मूल गोसाई चरित्र की रचना हुई थी जिसके रचनाकार थे बेन्नी माधवदास। 1655 ईस्वी में कविमाला की रचना हुई थी जिसके रचनाकार थे आचार्य तुलसी या हरिराय शायद। ठीक है ना। 1655 ईस्वी में कविमाला आचार्य तुलसीदास। 1718 ईस्वी में कालिदास त्रिवेदी 1718 ईस्वी में कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित। 1725 ईस्वी में काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। 1725 ईस्वी में काव्य निर्णय भिखारी दास की। 1735 ईस्वी में अलंकार रत्नमाला किसकी है? दलपति वंशीधर की। 1753 ईस्वी में कौन सी रचना है? कवि नामावली सुदन की है। 1838 ईस्वी में सुधारस किसकी? गोपाल सिंह नवीन की। 1838 ईस्वी में सुधारस गोपाल सिंह नवीन की। 1839, 47 और 71 आप जानते ही हैं इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी किसकी रचना है? गारसा दत्तासी की रचना है। हाँ। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों का एक प्रश्न बोलता हूं, देखता हूं आपको उसका उत्तर आता है या नहीं आता है। हाँ, एक आपको छूट रहेगी, वो छूट ये है कि आप अपनी किताबों में से देख कर भी उसका उत्तर दे सकते हैं। अभी आप क्लास देख रहे हैं, अभी आप क्लास देखें और बाद में अपनी पुस्तकों को ढूंढे और उनमें ढूंढकर फिर उसका उत्तर दे दें। ठीक है ना। प्रश्न ये है कि गारसा दत्तासी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो किसको समर्पित किया था? फिर से नोट कर लें कि गारसा दत्तासी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो किसको समर्पित किया था? ठीक है ना। गारसा दत्तासी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास किसको समर्पित किया था? एक बात। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका है वो कितने पृष्ठों की लिखी गई थी? नोट कर सकते हैं चाहे तो, और याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। हिंदी गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। ठीक है ना। इसकी भूमिका जो थी वो कितने पृष्ठों की थी? 2 बात। तीसरी बात यह है कि गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें उर्दू और हिंदी के दोनों कवियों को लिखा गया था, कवि और कवित्रियों को
और अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार रखा गया था, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात थी कि उसमें जो चंद्रप्रदायी है, ठीक है ना, कवि चंद जो है उससे संबंधित जो पार्ट था, उसका हिस्सा जो था उसका अनुवाद किया था। तो वो अनुवाद किसने किया था, कब किया था और किस पत्रिका में किया था, ये 3 प्रश्न है। आप चाहें तो देखकर जब भी आपको मिल जाए आप उत्तर लिख देना। याद रखना ये वाली वीडियो है, ठीक है ना। क्या है कि गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो चंद का जो हिस्सा है, चंद के बारे में जो वर्णन है उसका किसी ने अनुवाद किया था। तो उसका नाम क्या है, उस साहित्यकार का नाम क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है। और किस पत्रिका में किया था, उसका अनुवाद जो है उन्होंने एक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। तो वो किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, ठीक है ना। और उसके अलावा उसकी एक बात और है कि वो कब करवाया था, ये सारी, चलो किस पत्रिका में करवाया था, इतना ही। ये 3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपने लिखने हैं। देखते हैं कौन कौन लिखते हैं। और अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए, ठीक है ना। जो ये पूछेगा उसी को उत्तर बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी लिख सकते हैं 1848 ईस्वी में श्रृंगार संग्रह, 1848 ईस्वी में श्रृंगार संग्रह किसकी है, सरदार कवि की। याद रख लेना 1848 ईस्वी में श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की। 1848 में ही तज़किरा-ई सूरा-ई हिंदी, तज़किरा-ई सूरा-ई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन की। इसके बारे में आपको पहले बता ही चुका हूं कि उर्दू में लिखा गया था ये। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह तासी के साहित्य का उर्दू में अनुवाद था। और इसमें लगभग 72 कवियों को, 60 कवियों को, इसमें लगभग 60 कवि जो थे वो हिंदी के थे। कितने कवि थे, 60 कवि जो थे वो हिंदी के कवि थे। और इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 थी। कुल कवियों की संख्या कितनी थी, 1004 थी। तज़किरा-ई सूरा-ई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन, उर्दू में लिखा जाने वाला ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था। ईस्वी में कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण रहती है। 1869 ईस्वी में सुंदरी तिलक, ये रचना का नाम ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी है हमारे आदरणीय सबके, भारतेंदु जी सुंदरी तिलक, ठीक है ना। 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, काफी महत्वपूर्ण है। 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। 1883 में शिवशय सरोज, शिवशय सेंगर का पता ही है, 1000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया था। 1000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया था, ठीक है। और इसी के बारे में कहा जाता है कि जो जॉर्ज गिरिसन थे, शिवशय सरोज में 1000 कवियों का था। और जॉर्ज गिरिसन ने लगभग 952 कवियों का वर्णन किया था, जिसमें से 826 कवि तो शिवशय सरोज से ही लिए गए थे। 1883 ईस्वी में हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, मोनियर विलियम के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। जब भक्ति काल प्रारंभ होता है तो शुरुआत में ही सबसे पहले नाम जो आता है वो मोनियर विलियम्स का ही आता है। तो याद रख लेना हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। फिर 1889 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन, ठीक है ना। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन की रचना थी। 1888 ईस्वी में ये द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। हालांकि नाम से साहित्य का न होते हुए ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लगभग था। इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया था, प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखा गया था। ये सभी आप जानते हैं। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालखंडों में विभाजित किया गया था। कितने कालखंडों में, 12 कालखंडों में। और प्रथम बार कालखंडों में विभाजन का प्रयास किया गया था। इससे पहले केवल क्या थे, सिर्फ कवियों के वृत्त संग्रह ही मतलब लिखे गए थे। फिर आता है 1909 ईस्वी में हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास, जिसमें लगभग 80 कवियों का चरित्र चित्रण था, ठीक है ना। हिंदी कोविद रत्नमाला जिसकी जो सहायता है किसने ली थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन ग्रंथों की सहायता ली थी और जॉर्ज गिरिसन ने कितने ग्रंथों की सहायता ली थी। तो जॉर्ज गिरिसन की बात करते हैं तो हम गारसा दत्तासी, शिवशय सेंगर और कालिदास हजारा आदि के साथ साथ लगभग 17 ग्रंथों की
जो इन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में या उनसे सहायता इन्होंने ली थी। और आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद है, इसके बारे में वो लिखते हैं कि मैंने परिचयात्मक विवरण, कवियों के परिचयात्मक विवरण जो है वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। तो मिश्र बंधु विनोद है। उसके बाद आ जाती है मिश्र बंधु विनोद जो है 1913 ईस्वी में। और उसके बाद आ जाती है 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी, 1923 ईस्वी में ब्रज माधुरी सार, और इन सबसे पहले कौन सी है, हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी में श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला। इन सब का जो है उन्होंने मतलब सहायता ली है या आधार उन्होंने लिया है। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद लिखा गया था। इसके 4 भाग थे, 3 भाग 1913 में आए थे और चौथा भाग कब आया था, 1934 ईस्वी में इसका भाग हुआ था। पीछे हम गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर चुके थे। मैं साथ साथ में इसलिए फिर से बोल देता हूं ताकि आपको भी रिवाइज होता रहे। आप हर चीज को, मतलब क्या होता है कि जब आप याद करते हो ना, एक चीज को दूसरी, मतलब एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते हुए आप जब पढ़ते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी स्मृति जो है, आपकी याददाश्त जो है वो बढ़ती है, और आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो अपने आप याद आएगा, और उसको पढ़ेंगे तो वो अपने आप याद आएगा जब जोड़ के पढ़ेंगे तो इस तरह से सभी का एक जुड़ाव हो जाएगा और वो एक दूसरे से जुड़े हुए अपने आप ही दूसरी चीज आपको याद होती रहेगी। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको इस तरह से याद करवाया जाए। हाँ, गारसा दत्तासी की बात कर रहे थे, तो गारसा दत्तासी का जो 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे, पहला संस्करण जो था वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1839 में और 1847 में, 1839 में और 1847 में। दूसरा जो संस्करण था, दूसरे संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। 2 भाग जो थे वो 1870 में प्रकाशित हुए थे और तीसरा भाग जो था वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से उसके 3 जो टोटल 5 भाग और 2 संस्करणों में वो प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जो था, शुक्ल का भी पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1929 में आया था, और दूसरा परिवर्धित और संशोधित संस्करण जो है वो 1940 ईस्वी में आया था। मिश्र बंधु विनोद है तो इसके अंदर 4591 कवि थे। कितने कवि थे, 4591 कवि, लगभग 5000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया था। और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में बांटा गया था। कितने कालखंडों में बांटा गया था, 8 का। ये काल विभाजन आगे चल के और पढ़ेंगे, चिंता मत करो, बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी थी। 1918 ईस्वी में ए स्केच ऑफ, आप ये मत सोचना कितने सारे हैं, ये याद हो जाते हैं, इतनी कोई मारामारी नहीं है, याद हो जाते हैं, अगर बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी, 1918 ईस्वी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920 ईस्वी में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब देखो 1920 ईस्वी में और 1918 ईस्वी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन है, एडविन रेवरेंज ग्रिव्ज और फ्रैंक ऑनेस्ट की। तो इसका एफ ले लो और इसका ग्रिव्ज का जय ले लो, स्केच और जय। तो जो ये एडविन रेवरेंज ग्रिव्ज है, ये दोनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाती है कि कौन सी रचना किसकी है। तो ये याद रख सकते हो, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, चय का जहां प्रयोग हुआ है ए स्केच, ठीक है ना। लिटरेचर तो यहां भी है, यहां भी, इसका कोई समस्या नहीं है। हिंदी, हिंदी ऑफ नाम तो सिर्फ यही है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है ना। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ए स्केच, स्केच के चय और ग्रिव्ज, ठीक है ना। और इधर हिस्ट्री इसका है और इसका है के नजदीक क्या है, फे है, मतलब एफ, ठीक है ना। तो इस तरह से इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, या चय चय को बाहर निकाल दोगे तो दूसरा एफ वाला अपने आप ही बच जाएगा। 1922 ईस्वी में हिंदी नाम से आया था बद्रीनाथ भट्ट का, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। 1923 ईस्वी में ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का, ये हम बात कर चुके हैं। 1983 ईस्वी में सुकवि सरोज गौरी शंकर, 1983 नहीं है ये, यही तो पड़े रहते हैं मेरे नोट्स।
कोई बात नहीं, आप एक बार तो ये पढ़ो, कोई समस्या होगी तो मैं वो पिन वाला मैसेज समझते हो क्या, वो पिन करके मैं लिख देता हूँ। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। 1930 ईस्वी में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इस नाम से 2 हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए थे। एक श्याम सुंदर दास द्वारा भी लिखा गया था और एक हरियोद द्वारा भी लिखा गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा भी लिखा गया था, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से, ठीक है ना। श्याम सुंदर दास की हमारी 2 रचनाएं हमारे सामने आती है। एक आती है ये हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी, और एक हमारे पास पीछे आ जाती है 1909 ईस्वी हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला जो 1909 ईस्वी में आई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल, एक शुक्ल वो थे, उनका भी हिंदी साहित्य का इतिहास था, और ये जो रमाशंकर शुक्ल है इनका भी हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। डॉक्टर नगेंद्र का भी हिंदी साहित्य का इतिहास था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। यह इतिहास यहां चला गया, कई बार क्या गड़बड़ हो जाती है पीपीटी में थोड़ा सा। सूर्यकांत शास्त्री। यह हिंदी भाषा और साहित्य का, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1934 ईस्वी हरियोद, और इसी की 1930 ईस्वी में इसी नाम से किसने रचना की थी, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ही है ना, हाँ विकास ही है, मैंने कहा कहीं वहां गलत तो नहीं पढ़ दिया। फिर आता है 1938 ईस्वी में, इसे हम जानते ही हैं। 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कौन थे इसके रचनाकार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि अधूरा ही माना जाता है। इसको कहां तक लिखा गया था, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया था, संधि काल और चारण काल नाम से 2 भागों में बांटा गया था, संधि काल और चारण काल। तो अधिकतर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनको 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है ना। और दूसरा आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया, तो इनका विभाजन टोटल 5 भागों में है। एक है संधि काल, फिर आता है संधि काल जो है वो है इनका 750 से 1000 ईस्वी, 750 से 1000 ईस्वी, ठीक है ना। और फिर 1050, ठीक है। और जो चारण काल है वो है 1050 से 1375। उसके बाद इनका आ जाता है भक्ति काल जो 1375 से 1700, फिर रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन या आज तक, जो भी जब तक उन्होंने 1938 तक जब तक लिखा था तब तक है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो राम कुमार वर्मा का माना जाता है। उन्होंने 750 से विक्रमी संवत है ये, 750 विक्रमी संवत या 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी तक ही अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। मतलब 693 से लेके 1693 ईस्वी तक के काल को ही उन्होंने लिखा है, कृष्ण काव्य तक ही लिखा है। और उनकी जो दृष्टि है वो काव्यमय है, काव्यमय है, कहने से तात्पर्य उनका जो वर्णन है कवियों का वो काव्यात्मक है, ठीक है ना। वो उनका जो वर्णन करते हैं तो काव्यात्मक वर्णन अधिक करते हैं। फिर आता है 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1952 ईस्वी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1953 में है। 1953 ईस्वी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1952 ईस्वी हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1944 ईस्वी में हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन, पता ही है ये हिंदी काव्य धारा, उसमें भी है हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास में भी। हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा 1953 ईस्वी में हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। 1956 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा राम अवध द्विवेदी, हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा। 1956 ईस्वी में इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। 1958 ईस्वी में रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र।
1959 ईस्वी में हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग विश्वनाथ प्रसाद। 1960 ईस्वी में साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। 1960 ईस्वी में साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। 1962 ईस्वी में हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 1962 ईस्वी में हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये हिंदी साहित्य कोश भी कह सकते हैं हम, हिंदी साहित्य कोश है जो दो भागों में है। उन्नीस ईस्वी में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजकिशोर त्रिपाठी। 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 1966 ईस्वी में हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका शंभुनाथ सिंह। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका शंभुनाथ सिंह। 1968 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा। 1969 ईस्वी में हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे। 1969 ईस्वी हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। 1970 ईस्वी में हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास मोहन अवस्थी। याद रख लें, काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास मोहन अवस्थी। 1971 ईस्वी में हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। ये जो भाग है ये हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास से ही लिए गए हैं। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास से ही लिए गए हैं, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित करवाया था? नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने करवाया था। उसी के अंतर्गत ये है कि हिंदी साहित्य का जो उत्कर्ष है काव्य, वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष जो काव्य पाठ है, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष नाम से उसमें काफी सारे पाठ है। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काव्य, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष उपन्यास, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष नाटक, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष जो है पत्रकारिता, निबंध आदि, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग है और अलग अलग के अलग अलग संपादक है, ठीक है ना। हम काव्य की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र है, उपन्यास की बात करें तो अमृतलाल नागर अन्य है, नाटक की बात करें तो सावित्री सिन्हा है, और सावित्री सिन्हा के अलावा डॉक्टर दशरथ ओझा है और लक्ष्मी नारायण लाल है। ये तीन जो है नाटक वाले पार्ट के जो है संपादक हैं। और पत्रकारिता आदि की बात करें तो सुधांशु है, सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, तो अक्सर ये ही आते हैं। नाटकों की बात करते हैं तो हम अधिकतर कौन आता है? अधिकतर ये है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास डॉक्टर दशरथ ओझा। तो नाटकों के बारे में अधिकतर कौन लिखते हैं? दशरथ ओझा की बात ये अधिकतर जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास भी है प्यारे बच्चों, एक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास भी है, सुमन राज्य का है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा, याद रहेगा, दिखाया हुआ थोड़ा सा याद रहता है ना। और एक पुस्तक है बहुत अच्छी है जिसका नाम है हिंदी साहित्य के निर्माता कुमुद शर्मा की है। हिंदी के निर्माता कुमुद शर्मा की एक पुस्तक है, काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है ना। और एक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। इसको पढ़ने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन ज़्यादा मुझे कुछ मिला नहीं इसके अंदर, ठीक है ना, जो कि किताबों में पूछे जाते हैं। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ हैं, ये प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा जी का, ठीक है। चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का 1973 ईस्वी में, हमें पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1976 ईस्वी, ये भी मैं आपको दिखाई चुका हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र 1989 ईस्वी में। तो ये मैंने महत्वपूर्ण लिया। जैसे डॉक्टर नगेंद्र है तो डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं तो हमें याद होनी चाहिए। क्या नाम है इसका? आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काव्य, ठीक है ना। तो ये हमें याद होने चाहिए, किसके? डॉक्टर नगेंद्र के। एक है हिंदी साहित्य का रीतिकाल, जिसमें रीतिबद्ध आता है, वो भी डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ये जो उनके द्वारा है
वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1981 ईस्वी, 1982 में हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह का, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह का है, महत्वपूर्ण है। 1982 में हिंदी साहित्य एक परिचय त्रिभुवन सिंह, हिंदी साहित्य का इतिहास हरिश्चंद्र शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामकिशोर शर्मा। 1983 में हिंदी साहित्य का इतिहास हरिश्चंद्र शर्मा और रामकिशोर शर्मा। 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो पहला इतिहास था, उसके बाद अब तो मैंने बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत बार पढ़ लिए। ये वो पहला इतिहास था जो मैंने पहली बार पूरा किया था। कब किया था? क्योंकि आपके साथ ही अब मेरी जो दिनचर्या है वो आपके साथ ही बीतने वाली है, आपके लिए ही बीतने वाली है। समय जो है आपके साथ ही बिताता हूँ, तो छोटी बड़ी बातें जो है वो भी आपके साथ ही शेयर की जाएगी, क्योंकि बाकी सब तो छूट चुके हैं। या किताबें हैं या फिर आप हो, और कोई नहीं है भैया। ये मैंने भैया 13 में पढ़ दिया था। मैं आज तक अपने पूर्ण प्रयास के बावजूद कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाया। यह प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे मैंने पूर्ण रूप से और मनोयोग से पढ़ा और आत्मसात किया। यह अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 28/4/13, ठीक है ना, 28 अप्रैल 2013 को मैंने पढ़ा था। उसके बाद तो न जाने कितने पढ़े और कितने बेचारे चले गए पढ़ के, मतलब पढ़ने के कारण नष्ट हो गए। 1986 ईस्वी हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा जी, अभी आपको दिखाया था। एक पुरानी प्रति पड़ी है मेरे पास 1986-84 की। 1986 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या 1987 ईस्वी, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। 1992 ईस्वी हिंदी साहित्य का इतिहास, श्रीनिवास शर्मा, श्रीनिवास शर्मा। 1992 ईस्वी हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक, सभापति मिश्र, इतिहास। 1996 ईस्वी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह। 1996 ईस्वी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का है, सॉरी अज्ञे का है। 1996 ईस्वी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 1996 ईस्वी हिंदी साहित्य का इतिहास, विजेंद्र स्नातक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सगुण काव्य पर अगर किसी की बात आए, सगुण काव्य की अगर किसी की बात आए तो आप विजेंद्र स्नातक को ही मानना, विजेंद्र स्नातक ही मानना। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो वृत्त इतिहास है अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर जो निर्गुण काव्य है, निर्गुण काव्य पर जो महत्वपूर्ण बात रहती है वो परशुराम चतुर्वेदी जी की रहती है। जो प्रमुख तथ्य या प्रमाणिक तथ्य जो माने जाते हैं वो परशुराम चतुर्वेदी जी के माने जाते हैं। और सगुण काव्य पर अधिकतर क्या है, ये विजेंद्र स्नातक जी के ही माने जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रचना है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, विजेंद्र स्नातक। फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी, अभी आपको दिखाया था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो सुमन राज्य का है। 2008 में हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, सूर्य प्रसाद दीक्षित, यह भी महत्वपूर्ण है। 2008 ईस्वी में आया हुआ हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, सूर्य प्रसाद दीक्षित। कौन है? सूर्य प्रसाद दीक्षित। इसके बाद देखेंगे हम हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो 1953 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1953 ईस्वी में ये लिखा गया था। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1953 ईस्वी में 18 खंडों में प्रस्तावित 18 खंडों में प्रस्तावित और 16 खंडों में प्रकाशित। इसमें देखो ये जो बात है ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई थी। हिंदी साहित्य इतिहास की पीठिका 1969 ईस्वी में, संपादन इसका राजबली पांडे ने किया था। किसने किया था? राजबली पांडे ने किया था। हिंदी भाषा का विकास 1965 ईस्वी, धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना।
हिंदी साहित्य का उदय और विकास 1983 ईस्वी भोला शंकर व्यास और करुणापति त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का उदय और विकास, हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे। हिंदी भाषा का विकास 1965 ईस्वी धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना। हिंदी साहित्य का उदय और विकास 1983 ईस्वी भोला शंकर व्यास। भक्ति काल, अब देखो ये आ गया। अब ये तीन चीजें आपने याद करनी है, आगे वाली वैसे ही नॉर्मल चीजें हैं जो हम याद रख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया भक्ति काल, निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य किसका होएगा? परशुराम चतुर्वेदी का होएगा। जहां भी परशुराम चतुर्वेदी निर्गुण काव्य की बात आएगी, प्रमाणिक बात परशुराम चतुर्वेदी जी की ही मानी जाएगी। भक्ति काल में सगुण की बात करें तो सगुण की बात करें तो दीनदयाल गुप्त है, देवेंद्र नाथ शर्मा है और विजेंद्र स्नातक है। ये विजेंद्र स्नातक याद रख लेना। दीनदयाल गुप्त है और देवेंद्र नाथ शर्मा, विजेंद्र नाथ स्नातक है। क्या है? सगुण में। रीति काल की बात करें तो रीतिबद्ध, ये रीति है, रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र का है। और इसी में रीति काल में रीति मुक्त की बात करें, रीति मुक्त है तो भगीरथ मिश्र, याद रख लेना। रीति काल पर किसने लिखा था? या तो भगीरथ मिश्र ने लिखा था और या फिर किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो अगर रीतिबद्ध की बात करें तो भगीरथ मिश्र आएगा, और अगर मुक्त की बात करें तो बद्ध की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र आएगा, और अगर मुक्त की बात करें तो भगीरथ मिश्र आएंगे। अब हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, अभ्युत्थान से तात्पर्य है भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, अभ्युत्थान किसको कहा गया? भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान किस काल को कहा गया है? या हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में भारतेंदु काल को क्या नाम दिया गया है? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में भारतेंदु काल को नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में भारतेंदु काल को क्या नाम दिया गया है? तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। 1972 ईस्वी में कौन थे? विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा, याद रख लेना। फिर आता है हिंदी साहित्य का परिष्कार। हिंदी साहित्य का परिष्कार की बात करें तो किसको नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का परिष्कार की बात करें 1977 ईस्वी सुधाकर पांडे, द्विवेदी युग को नाम दिया गया है सुधाकर पांडे, ठीक है ना। कौन है? सुधाकर पांडे। और अभ्युत्थान के कौन थे? विनय मोहन शर्मा। कौन थे? विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा, सुधाकर पांडे, सुधाकर पांडे, सुधाकर पांडे, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, मैंने बताया था पहले, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष की बात करें तो इसमें काव्य आएगा। काव्य की बात करें तो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और रामेश्वर शुक्ल अंचल। डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और रामेश्वर शुक्ल अंचल। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष नाटक की बात करें तो पहले बता चुका हूं मैं आपको, सावित्री सिन्हा, दशरथ ओझा और लक्ष्मी नारायण लाल, ये नाटकों वाले बंदे हैं। सावित्री सिन्हा की जो है नाटकों पर जो है आलोचनात्मक पुस्तकें हैं बहुत सारी। दशरथ ओझा जी है, ये नाटकों पर लिखते हैं। अभी आपको दिखाई मैंने हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक उद्भव और विकास इनकी प्रमुख रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने न केवल नाटक खुद लिखे थे बल्कि नाटकों पर बहुत सी आलोचनाएं भी लिखी थी। जब हम लक्ष्मी नारायण लाल को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा, मैंने उपन्यास बोला था तो कथा आता है। कथा के अंदर उपन्यास और कहानी दोनों आ जाते हैं। कल्याणमल लोड्डा है और अमृतलाल नागर, हम भी जानते हैं कि अमृतलाल नागर के कितने सारे उपन्यास थे, कल्याणमल लोड्डा और अमृतलाल नागर। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष में समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता मैं पहले बता चुका हूं, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। पत्रकारिता, निबंध आदि के बारे में बात आए तो प्रमाणिक कौन लिखते हैं? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, हरवंशलाल शर्मा, कैलाश चंद भाटिया, ये अलग है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ये तीन अलग से याद करने पड़ेंगे, पहले तीन अलग से याद करने पड़ेंगे, बाकी आसान है। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल महत्वपूर्ण है, हरवंशलाल शर्मा का, लेकिन अलग याद करना पड़ेगा। अंतर भारतीय हिंदी साहित्य नगेंद्र पहले करवा चुका हूं, कोई समस्या नहीं है। हिंदी का लोक साहित्य पंडित राहुल सांकृत्यायन, हम भी जानते हैं लोक साहित्य का पता ही है कौन आएगा, राहुल सांकृत्यायन होंगे 100%। तो ये जो 16 खंड थे और साथ में कृष्णदेव उपाध्याय भी है। इसी क्लास को दोबारा देख लेना, याद हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास क्रम। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो पूरी क्लासें होंगी। दिन में जो भी क्लासें रहेंगी वो एक्स्ट्रा क्लासें रहेंगी, आप उनको भी नोट करते रहे, क्योंकि साथ साथ में मैं आपका सहयोग करना चाहता हूँ। कुछ ट्रिकें, कुछ सारांश वगैरह याद करवाना चाहता हूँ, साथ साथ में वो याद हो जाए। उनके नोट्स वगैरह भी अपने उसमें ऐप में जो है फ्री नोट्स वगैरह, वहाँ नोट्स वगैरह पड़े हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं
और ये जो क्लासें लगातार रहेगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि क्लासें जो बड़ी हो और ज़्यादा हो, ताकि जल्दी से जल्दी आपका पाठ्यक्रम पूरा हो सके। अगर आप जल्दी से पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए कि कितने घंटे की या कैसी क्लास होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, या छोटी छोटी क्लासें अधिक होनी चाहिए। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे 1 घंटे में हम अगर रोजाना की हम अगर 3 घंटे की क्लास लेना चाहते हैं, कोशिश करूंगा 3 घंटे वैसे काफ़ी हो जाते हैं, 3 घंटे की अगर मैं क्लास लेता हूं तो 1-1 घंटे की क्लास रखें, 1.5 घंटे की क्लास रखें, या 3 घंटे की एक ही क्लास रख दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 3 घंटे की एक क्लास थोड़ा सा बोझिल हो जाएगी। तो ये बातें जरूर बताएं और एक उन प्रश्नों के उत्तर भैया लिख देना। अगर नहीं आता तो लिख देना, सर नहीं आता उत्तर दे दो, ठीक है ना, तो मैं उत्तर दे दूंगा। क्या था, एक प्रश्न था कि गारसा दत्तासी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो किसको समर्पित किया था। एक क्वेश्चन, गारसा दत्तासी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास किसको समर्पित किया था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका थी वो कितने पृष्ठ की थी। और तीसरा ये था कि गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चंद्रप्रदायी से संबंधित जो पाठ था उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, तो वो किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, किसने किया था, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लिख दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।